नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर सना। आज फिर हम आए हैं हेल्थ आर्ट के साथ। आज जो हमारे साथ डॉक्टर हैं वो हैं डॉक्टर प्रीत ख्वाजा, जो कि मेरी पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट हैं, बल्कि मैं ऐसा कहूँ कि मेरी फैमिली फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो जी डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? हाँ, मैंने कहा आज आपको हमने खींच के बुला लिया अपने शो में। आप बताइएगा, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, कितने साल से प्रैक्टिस कर रही हैं? 3.5 years का एक्सपीरियंस है अभी। ठीक है। इतने कम टाइम में इतना एक्सपीरियंस हो गया आपको कि आपने हमारे मसले हल कर दिए। मेहनत और थोड़ी पैशन। हाँ जी, पैशन होना, मेडिकल में पैशन होना बहुत जरूरी है। मैंने देखा कोई सीनियर और जूनियर वाला अब हिसाब किताब खत्म हो गया। ठीक है, मेरे भी इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मेरे अपने जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, मैं उनसे भी अक्सर सीख रही होती हूँ। वो भी नई टेक्निक्स उनको पता होती हैं। वो भी मतलब जिनमें मैंने देखा है ना, जिनमें शौक है काम करने का, सीखने का, उनको हमसे ज्यादा कभी कभी नॉलेज होती है। जी डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि फिजियोथेरेपी ये है क्या? फिजियोथेरेपी एक टेक्निक है, हम बोलते हैं इसको प्रोसेस। मतलब इट्स नॉट के वन टाइम आप जो है ट्रीटमेंट कराया और घर चले गए। ये एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, एक तो आपकी जो पूरा फंक्शन है, आपकी मोबिलिटी है, उसको रिस्टोर करते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका फंक्शन इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वो इम्प्रूव करते हैं। और री इंजरी ना हो कि भाई आपने करवाया और फिर दोबारा स्टार्ट हो गया, वो ना हो। तो उसके लिए एक प्रोसेस है, हम बोलते हैं पूरी इंटरवेंशंस है। अच्छा, मैंने देखा यूजुअली मैं आपको पता है कि बहुत अरसे से मेरा कुछ इश्यूज रहे और मैं फिजियोथेरेपी कराती रही हूँ ऑन एंड ऑफ ना। तो मैं जब पेशेंट को कभी ऐसे बताती हूँ ना कि वो जब आके मेरे क्लिनिक में आ रहे होते हैं, मुझे बता रहे होते हैं कि जी कमर में बहुत दर्द है, सर में बहुत दर्द है, या शोल्डर फ्रोजन शोल्डर है बिलफर्स, तो मैं उनको जब रिकमेंड करती हूँ कि आप फिजियोथेरेपी कराएं, तो उनका हमेशा एक वो होता है कि भाई ये तो बहुत लंबी ट्रीटमेंट है, बहुत दिन लगते हैं। ठीक है, जबकि अगर देखा जाए तो जब मैंने फिजियोथेरेपी कराई तो बहुत लंबे अरसे तक कराई है, देन मुझे कुछ रिलीफ मिला और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह रिलीफ है। तो आप मुझे बताइएगा कि इसका ड्यूरेशन कितना होता है? ड्यूरेशन डिपेंड ऑन कंडीशन। अगर आपकी कंडीशन है कि मैं जो है इतने सालों से मुझे घुटनों में दर्द हो रहा है कि अब जो है मैं चल नहीं पाती, तो जब 1-1.5 साल का आपका मसला है या 2.5 साल का मसला है, तो उसको कम से कम भी 1 महीना लगेगा ठीक होने में, क्योंकि जादू की छड़ी तो नहीं है, मैंने घुमा ली। अब इतने दिनों से वियर एंड टीयर हो रहा है, अब अल्लाह ताला की एक चीज बनाई हुई है, उसमें टीयर हो गया है, वो ऑपरेशन के बाद भी ठीक नहीं होता। लेकिन हम उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसमें ताकत देने के लिए, उसमें हम एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं। ठीक है, तो उसमें 1 महीना 1.5 महीना लगता है। लेकिन जैसे स्ट्रोक है, अब स्ट्रोक में ये होता है कि ब्रेन की वायरिंग्स खराब हो जाती है। ब्रेन की वायरिंग्स खराब, अब ब्रेन को रीएजुकेट करने के लिए हमें टाइम लगता है, तो उसकी वजह से उसमें 4 महीने, डिपेंड ऑन कंडीशन, साल भी लग सकता है। मैंने देखा फिजियोथेरेपी जो इटसेल्फ बड़ी ही मेहनत वाला काम है। बहुत आपकी जो कर रहा होता है उसकी पूरी फिजिकल और मेंटल सब ताकत लग रही होती है फिजियोथेरेपी में, और पेशेंट चाहते हैं कि बस फौरन ही हम ठीक हो जाएं, बस हम एक सेशन कराएं और हम यहाँ से उठ के चले जाएं। और अगर पेशेंट ये चाहते हैं कि हम एक सेशन में ठीक हो जाएं, तो ये है कि अगर आपको एक कंडीशन है जो कि आपको 1 हफ्ते से इरिटेट कर रही है कि मैंने गोली खाई ठीक नहीं हुआ, इनिशियल स्टेज में मैंने आराम कर लिया ठीक नहीं हुआ, तो इनिशियल स्टेज में अगर आप ट्रीटमेंट करवा लेते हो, तो आप एक सेशन में, जैसे आपने सर्वाइकल के लिए एक सेशन में आप बेटर हो सकते हो। अब मेरा एक्सपीरियंस था कि मुझे 3 दिन का सर्वाइकोजेनिक हेडेक हुआ और मुझे लगा कि नेक मेरी स्टिफ हो गई है और मेरे शोल्डर भी स्टिफ हो रहे हैं, तो मैं फौरन आपके पास आ गई और मैंने फौरन से ट्रीटमेंट आपको रिलीज हो जाता है। लेकिन अगर आप 1-1.5 साल, या आप कह रहे हो कि मेरे को 3 साल से दर्द हो रहा है, तो 3 साल से दर्द हो रहा है, इसका मतलब है बहुत सारी चीजें उसमें हो गई। उसके आपके मसल की पावर गई है, आपके बोन का कार्टिलेज गया है, उसके अलावा आपकी जो फिजिकल, सिर्फ एक ज्वाइंट नहीं खराब होता है उसमें। अब आपका फॉर एग्जांपल घुटने में दर्द है, अब आप 3 साल से उस घुटने को यूज नहीं करे, आप दूसरे घुटने में बैलेंस डालो। आप अपनी स्पाइन शिफ्ट करें तो आपका बैक पेन है, स्पाइन शिफ्ट कर रहे हो तो आप अपनी पूरी, फिर गर्दन में दर्द है, आपका हाथ, आपकी बहुत सारी चीजें, मतलब इसका है कि आपका पूरी बॉडी उसमें इन्वॉल्व होती है। आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। सिर्फ एक घुटने पे फोकस नहीं होता है, फिर हमारा पूरी बॉडी पे होता है कि उसकी अलाइनमेंट ठीक होगी। जब अगर ये अलाइनमेंट है, उसको सीधा करेंगे, तब आपके घुटने में प्रेशर कम होगा और आपका दर्द कम होगा, तो उसमें टाइम लगता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मुझे शियाटिका था काफी टाइम पहले। आपसे पहले हमारी एक और डॉक्टर होती थी, वो माशाल्लाह चाइना चली गई, अब तो पीएचडी कर रही हैं। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। तो मेरा इशू ये था कि मुझे मैं फॉल की हिस्ट्री थी, मैं गिरी थी, गिरने के बाद घुटने में मेरे चोट आई। उसके बाद जो है वो, क्योंकि वही आप जो बता रही है ना कि ये वाला पैर यूज नहीं करे, ये वाला पैर यूज करे, उसकी वजह से मेरी बैक, अच्छा मुझे कभी बात समझ नहीं आती थी कि चोट मुझे घुटने में लगी है,
पेन मेरे बैक में हो रहा है और बैक के बाद मेरी नेक में हो रहा है, तो ऐसा कैसे? अच्छा, फिर मैं गई ऑर्थोपेडिक्स, हमारे डॉक्टर्स, मैं कभी उनको बुरा नहीं कहती, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट्स करते हैं बाय द वे, लेकिन कुछ ऑर्थोपेडिक्स होते हैं कि समझ ही नहीं आते। तो हम गए एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास, उन्होंने हमारे टेस्ट भी कर लिए, सब कर लिए, उन्होंने बोला जी आपको कुछ भी नहीं है, एंजाइटी इशू है। ठीक है, तो वो चलता रहा, लेकिन पेन नहीं जा रहा मेरा। पेन 10 years आई वाज सफरिंग विद द सेम पेन, कि कभी नेक में पेन हो, कभी बैक में पेन हो, घुटने तो मेरे वैसे ही हाँ। फिर जब मैंने ट्रीटमेंट कराई फिजियोथेरेपी की, मैजिकली 3 months फिजियोथेरेपी मैंने लग के कराई, साथ में हिजामा भी कराया, मैंने आपको बताया, उसके बाद मैं सही हो गई, बिल्कुल ओके हो गया। तो ये ना एक फंक्शनल है कि आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आपके हाथ में भी दर्द है तो आप क्या करोगे, इस हाथ को ज्यादा इस्तेमाल करोगे। बिल्कुल अब ऐसे ये ही हाथ था। आपका बंद है, आप इसको इस्तेमाल करो, इसका मतलब है अब हाथ के साथ साथ गर्दन कनेक्टेड है, गर्दन के साथ कमर कनेक्टेड है, तो आप पूरा एक हाथ पे प्रेशर दे रहे हो, वो पूरी आपकी बॉडी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। ये पूरी एक साइंस है, पूरा एक साइंस है। आप पूरी बॉडी मैकेनिक्स को लेके चलते हो तो उसमें टाइम भी लगता है। अगर मैं आपकी स्पाइन सेट नहीं करूंगी, आपका घुटने का दर्द तो कम हो जाएगा, दोबारा आ जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। तो उसको पूरे प्रोसेस को हमें डील करना होता है, इसके लिए उसमें टाइम लगता है। इसीलिए मैं जो ना अपना एक्सपीरियंस हमेशा अपने जो पेशेंट्स हैं ना, मेरे पास पेशेंट आते हैं दांतों के ट्रीटमेंट के लिए, तो मैं उनको अक्सर बता रही होती हूँ, जब वो बताते हैं कि भाई कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, जब मैं उनको भेजती हूँ फिजियोथेरेपी के लिए, तो वो सबसे ज्यादा यही कह रहे होते हैं कि भाई, मैंने कहा जब हम 3 महीने करा सकते हैं ट्रीटमेंट, तो आप 2 महीने तो एटलीस्ट कराएं। कोई मैजिक थोड़ी है कि आपने छड़ी घुमाई और आप ठीक हो गए। ठीक हो गए जी डॉक्टर साहब बताइएगा कि देखें, पहले मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था, अक्सर कभी हॉस्पिटल जाना हुआ है, फैमिली के साथ रहना भी हो गया हॉस्पिटल में, किसी की कोई सर्जरी थी, कार्डियक सर्जरी थी, किसी की बैकबोन सर्जरी थी, इवन गायनी। तो आज से 10 साल पहले कभी ऐसा नहीं सुनते थे कि भाई फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो राउंड पे आएगा। ये बड़ी नई सी चीज हुई है कि फिजियोथेरेपिस्ट राउंड पे आएगा, डाइटिशियन राउंड पे आएगा, डायबिटिक डॉक्टर जो है वो भी राउंड पे आएंगे। अब हमारे जो मरीज हजरात हैं वो ये समझते हैं कि हॉस्पिटल पैसे बनाने के लिए सब कुछ कर रहा है, जबकि अगर इसकी साइंस में जाएं तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखा जाए तो 10 साल पहले सर्जरीज इतनी सक्सेसफुल नहीं होती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरीज जो है वो सक्सेसफुल भी हैं। अब ये अपेंडिक्स की सर्जरी, किडनी की सर्जरी, आपकी गॉल ब्लैडर की, ये बड़ी ईजी हो गए हैं। पहले होता था वो गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो रही है बेचारा मरने वाला होगा, ऐसे ही हम सुनते थे, लेकिन अब ये चीजें बहुत ईजी हो गई हैं। तो बताइएगा कि फिजियोथेरेपी का सर्जरी के अंदर, गायनी की सर्जरी में, डिलीवरीज में, या कार्डियक ऑपरेशंस के बाद, बाईपास के बाद, या आपकी न्यूरोलॉजिकल सर्जरी के बाद क्या रोल होता है? सर्जरी, पहले आपने सवाल मुझसे पूछा कि सर्जरी से क्यों फिजियो करते हैं। बिल्कुल सर्जरी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक तो एनेस्थीसिया, चाहे वो लोकल हो जर्नल हो, एक पार्ट या पूरी बॉडी आप उसकी एनेस्थाइज कर रहे हैं, तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। आप सोचो 3 घंटे की सर्जरी, आपका ये हाथ रखा हुआ है, इट्स हैव नो सर्कुलेशन, कुछ भी नहीं। जब सर्जरी से आप रिकवर करोगे, वो हाथ आपका थोड़ा टाइम लेगा मूवमेंट करने में। बिल्कुल बिल्कुल। अब मूवमेंट ही नहीं कर रहा वो हाथ, तो उसको मूव करना है। जनरल एनेस्थीसिया में क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी ही मूवमेंट नहीं करी। अब जनरल एनेस्थीसिया हम तब देते हैं जब लॉन्ग टर्म सर्जरी हो, 4 घंटे 8 घंटे सर्जरी हो रही है, आपकी बॉडी कटती है और मूवमेंट नहीं होती, तो फंक्शन को रिस्टोर करने के लिए हम फिजियोथेरेपी रिकमेंड उसके बाद भी तो नहीं होती। अगर पेशेंट रेस्टिंग पोजीशन में है, हॉस्पिटलाइज्ड है और रेस्टिंग पोजीशन में है, आईवीज जा रही हैं और बाकी सब हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है, 3 दिन 4 दिन के लिए, तो वो सिर्फ वॉशरूम भी कमी होता है, कैथेटर पास हुआ है तो वॉशरूम भी नहीं जा पा रहा, वो सिर्फ लाइंग पोजीशन में ही है। तो आजकल की जो अब देखें, अब आते हैं गायनी सर्जरी पे। गायनी की सर्जरी में क्या होता है, पीछे से जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, जो कि लंबर स्पाइन पे देते हैं। अब लंबर स्पाइन पे कुछ चीज पंचर हो रही है तो वहां से नर्व्स आती हैं, वो प्रोलॉन्ग लाइफ में जाके शियाटिका या डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगी। तो हम पहले ही उनको ऐसी एक्सरसाइजेज और ऐसे पोस्चर गाइड करते हैं ताकि जो है वो मेंटेन रहे। बात रही अभी के लिए कि अब वो वॉक नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी सर्जरी हुई है, कट लगा है और बच्चा आया है, ठीक है। अब वो मूवमेंट नहीं कर पा रही। अब उनकी फर्स्ट वॉक से लेकर आखिरी वॉक, मतलब जितना भी वो मूवमेंट करेंगी हॉस्पिटल में, वो सारा हमने करना है ताकि उनकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और उनका पोस्चर भी सही रहे, क्योंकि अगर पोस्चर सही नहीं हुआ, कट पे प्रेशर आएगा और ब्लीडिंग होगी और इन्फेक्शन बढ़ेगा। बिल्कुल सही तो इस इन्फेक्शन से बचाने के लिए फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी है। अच्छा, मैंने यूजुअली देखा है लंबर स्पाइन का लोग बोलते हैं कि इससे जो है बाद में प्रॉब्लम्स होती हैं, वर्टिब्रल प्रॉब्लम, लेकिन मैंने एक ये एनेस्थेटिक डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा बेसिकली ये एक रीजन है, लेकिन रीजन दूसरा, एक्चुअल रीजन जो है वो ये है क्योंकि रेस्टिंग पोजीशन ज्यादा होती है।
कि आपने एनेस्थीसिया लगाया, अब आप रेस्टिंग पोजीशन पे हैं। दूसरी बात है जो फीडिंग आप करा रहे होते हैं उसका पोस्चर सही नहीं होता, उसका पोस्चर सही नहीं होता, प्रेशर आता है। अब वो पोस्चर पूरा हर 2 आवर्स में उसका पोस्चर चेंज करना बहुत ज़रूरी है। उसके बहुत सारे रीजन है, अगर हम 3 दिन तक उसकी मूवमेंट ना कराएं, सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपना हाथ रख दें, काम ब्लड सर्कुलेशन कम होगी, आपका हाथ वीक हो जाएगा, आप एक कप भी नहीं उठा सकते, कप के आप कॉटन का बर्ड भी नहीं उठा सकते अगर आपके ब्लड में ब्लड सर्कुलेशन नहीं है बॉडी में। दूसरी बात ये है कि बेड सोर्स हो जाते हैं, बेड के साथ कांटेक्ट है बॉडी का बार बार, तो बेड सोर्स हो जाते हैं, इन्फेक्शन बढ़ता है। तो हमें मूवमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी तो जाके प्रोलॉन्ग लाइफ में वो बंदा या बंदी चल पाएगा। इसके लिए ये सक्सेसफुल है कि भाई सर्जरी हो गई, वो चल लिया, फर्स्ट वॉक उसकी हो गई। पहले तो वॉक करा, मैं आपको बता रही हूं 10-15 साल पहले की जो बात है, जब हॉस्पिटलाइज पेशेंट हुआ है तो वो बस लेटा हुआ ही है, चलाने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। और अगर वो चल भी रहा है तो कहते थे नहीं लेट जाओ, आराम करो। इतना आराम कराते थे कि वो बंदा उठ ही नहीं पाता था दोबारा। अभी हमारा पहले होता था रेस्ट, अब होता है अर्ली मूवमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, आप रेस्ट करोगे आपकी ब्लड सर्कुलेशन बॉडी की खत्म हो जाएगी, मतलब इसका मतलब है खत्म हो जाएगी आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन में बहुत सारी ऑक्सीजन जाता है, आपका फूड जाता है। फिर बोलते हैं हम लेटे लेटे हैं, इतने दिनों से हमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, फिर हम थक गए हैं, पेन हो रहा है। तो क्यों पेन हो रहा है? क्योंकि आपकी ऑक्सीजन बॉडी में जा ही नहीं रहा। ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है आपके मसल्स के लिए, आपकी जॉइंट्स के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके गट के लिए, ब्लड सर्कुलेशन सही से, क्योंकि फिर वो आपके एक और भी चीज़ होती है कि ब्लड सर्कुलेशन डायरेक्ट ब्रेन पे जा रहा है और आपको बार बार प्रेशर आ रहा है, सर में दर्द है, नींद आ रही है, अब नींद भी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपका ब्रेन काम कर रहा है, बाकी बॉडी के ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे हैं। तो उसको काम में लाने के लिए भी हम फिजियोथेरेपी करते हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। जी डॉक्टर साहब, आप मुझे मदर्स की बात हो रही थी, गायनी की बात हो रही थी, तो फीडिंग मदर्स के लिए क्या एडवाइस है आपकी कि वो क्या करें? फीडिंग ये है कि अगर आप फीड कर रहे हो तो पहले तो अपना पोस्चर देखें, बेबी को बाद में। पहले आप देखें कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो, आपकी गर्दन, आप कंफर्ट हो। आप मतलब कुछ पेशेंट मेरे पास एक आती थी, उनका ये था कि मैं लेट के जो है फीड करवाती थी, उन्होंने ईसीजी करवा दिया, इवन कार्डिक, उन्होंने वो भी सर्जरी का, किसी कार्डिक सर्जन ने उनको बोल दिया था कि आपको कार्डिक का मसला है, आप जो है अब इकोकार्डियोग्राफी करवाएं। लेकिन वो एक डॉक्टर के पास, जनरल फिजिशियन के पास गई, उन्होंने उनको बोला कि आप जाएं फिजियो करवा के देखिए। उन्होंने फिजियो करवाई, यहाँ पे उनको पेन था, पेक्टोरलिस मेजर में ट्रिगर पॉइंट बन गया था। क्यों? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में वो फीड करवा रही थी। उसके बाद उन्होंने 1 हफ्ता नहीं 3 दिन फिजियो करवाई, उनका पेन गायब हो गया, जो कि 4 साल से पेन हो रहा था उनको। तो आप अपना पोस्चर सही रखें, ठीक है? अपना पोस्चर है कि गर्दन आपकी स्ट्रेट हो, आपके मसल्स पे प्रेशर ना आए। आप नीचे एक पिलो रखें, बेबी को उस पर रखें ताकि आपकी लेवल पे हो, वो बेबी भी आपके लेवल पे हो, आप भी एक लेवल पे हो। फिर आप फीड करवाएं ताकि आपके जो फिर फीडिंग भी इससे अच्छी होगी, मतलब जो आप बेबी को न्यूट्रिशन दे रहे हो वो भी आपको अच्छा आएगा, एक अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। तो आप पे भी प्रेशर नहीं है और बेबी को सही से मिलेगा, तो वो बार बार भी नहीं आर्ग्यू करेगा कि मुझे चाहिए कि, तो प्रॉपर आपको न्यूट्रिशन मिलेगी आपके बच्चे को, आपको भी प्रेशर नहीं आएगा और लॉन्ग रन में आप सही रहोगे। जी डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि अब तो गायनी की डिस्कशन हो गई, जो न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, पेशेंट तो बिल्कुल बेडरिडन है, ठीक है, और पेशेंट उठ ही नहीं सकता, यानी अगर उसका आप देखा जाए पैरालाइज पेशेंट है, या अब जो है उसका कोई न्यूरोलॉजिकल सर्जरी हुई है, वर्टिब्रल सर्जरी हुई है, तो वहाँ पे तो मूवमेंट करना बहुत मुश्किल है। और मैंने यूजुअली ऐसे पेशेंट्स को, अगर उनकी कॉन्स्टेंट फिजियोथेरेपी हो, तो मैंने ऐसे पेशेंट जो कि 3-3 साल से बेड पर हैं, उनको चलते फिरते भी देखा है कांस्टेंट ट्रीटमेंट के साथ। तो आप बताइए उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट कराना? कांस्टेंट ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अभी उनका क्या हो गया कि पूरी बॉडी जो है ना, एक उसमें चली गई कि ब्रेन की रीवायरिंग हो गई है। ब्रेन को ऐसा शॉक आया है कि ब्रेन भूल गया है चीज़ें करना, कि मुझे अब क्या करना है। ब्रेन कोशिश कर रहा है टू कोप अप, लेकिन भूल गया। अब हमें बॉडी की ना पूरी जो है मूवमेंट्स पे फोकस करना पड़ेगा, चाहे वो फिंगर से लेकर हर ऑर्गन के, हर बॉडी के जो फंक्शंस हैं उन पे। अब ब्रेन की री एजुकेट करने के लिए आपको बार बार मूवमेंट्स करनी है, रिपीटेटिव, ताकि उस ब्रेन को याद आए कि मैं ये मूवमेंट कर रहा था। क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसा है कि अगर हम उसको छोड़ दें कंफर्ट लाइफ में, नॉर्मल पर्सन को भी, कि मेरी रोज़ सुबह ड्यूटी है, ड्यूटी से वापस आऊँगा, अगर उसको कुछ बता दे कि आज तुम्हें यहाँ जाना है ड्यूटी से अलग, तो ब्रेन को होगा कि अब मैं कैसे कर पाऊंगा, ब्रेन शॉक में आ जाता है। बिल्कुल, वो एक बच्चे, आप बिल्कुल एक बच्चा बन जाएंगे, चलना भी नहीं आता। और आपको री एजुकेट करना पड़ता है ब्रेन को कि अब आपने ये मूवमेंट आपकी नॉर्मल है और आपको करना है। तो उसके लिए आपको बार बार ब्रेन को रीट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। और आप जब ब्रेन को रीट्रेन करते हैं तो वो पेशेंट चलने भी लग जाते हैं। लेकिन उसके लिए उनकी सोशल लाइफ बहुत ज़रूरी है, जैसे कि उनके अराउंड जो लोग हैं उनको मोटिवेट करें, उनके ब्रेन को बार बार स्टिमुलेशन की जरूरत है।
पेशेंट के अराउंड लोग होते हैं ना, वो उनको बार बार एक चीज कह रहे होते हैं कि तुम आराम करो, तुम आराम करो, तुम आराम करो, तुम बीमार हो, तुम बस आराम करो। और मैं बड़ा इसके खिलाफ हूँ कि आप पेशेंट को जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो आप उसको आराम ना कराएं। उसकी जितनी मूवमेंट होगी उतना वो सही होगा। और मूवमेंट होगी तो उसके ब्रेन को ना रीट्रेन हो जाएगा। ब्रेन जो बार बार मूवमेंट्स कर रहे होंगे ना, ब्रेन को रीट्रेनिंग आ जाएगी और ब्रेन जो है ना वो उसी तरीके से कोप करेगा। आप देखो, आपने बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखेंगे, स्ट्रोक का पेशेंट बोल रहा है कि मैं जो है ना 5 महीने से फिजियो करवा रहा हूँ, अब मैं सिटिंग कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो कैसे आंखों से देखे ऐसे पेशेंट, उसको सिटिंग आती है लेकिन उसको सिखाना है, ब्रेन को सिखाना है कि कैसे बैठना है। आपको मैं एक बात अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैंने 3 साल तकरीबन अपनी मदर के साथ, मेरी मदर की बैकबोन सर्जरी हुई, तो बैकबोन सर्जरी के बाद वो उठने के लिए तैयार ही नहीं होती थी। उनको जब हम कहते थे उठें तो वो समझती थी कि साइकोलॉजिकली उनको लगता था कि हम उनके एनिमीज हैं, हम उनको जबरदस्ती कह रहे हैं कि वो उठें। वो कहती थी मैंने सारी जिंदगी काम किया है, अब मेरा आराम का टाइम है, मुझे आराम करने दो। तो हमारी एक फिजियोथेरेपिस्ट होती थी बड़ी अच्छी, मैं उनको बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। फिजियोथेरेपी उन्होंने मेरी मदर को खड़ा किया। उन्होंने कांस्टेंट 3 महीने, कोविड का टाइम था, आपको तो हॉस्पिटल जा नहीं सकते थे, तो डॉक्टर खुद घर पे आती थी, घर पे आके एक्सरसाइज कराती थी। कभी कभी तो वो एक्सरसाइज भी नहीं कराती थी, सिर्फ बातें करती थी आके, सिर्फ बातें करती थी पेशेंट को उसकी एंजाइटी रिडक्शन करने के लिए कि वो चल सकता है। तो मैंने देखा मेरी मदर जब चल नहीं रही थी तो उनको माइल्जिया का एक प्रॉब्लम हो गया था। उनके जो मसल्स हैं, उनकी बोन्स के साथ मसल्स खत्म हो गए थे, यानी कि हड्डी बिल्कुल अलग थी और आपके मसल्स बिल्कुल अलग थे। और उसका रीजन ही ये था कि मूवमेंट नहीं हो रही। तो डॉक्टर, जब मैं डॉक्टर के पास जाती थी, उनके न्यूरो डॉक्टर के पास, वो कहते थे कि आप इनको चलाएं, आप इनको चलाएं, आप इनको चलाएं, बेड सोर्स हो जाएंगे। बेड सोर्स ने मुझे बताया कि ओल्ड एज पेशेंट जब बेड पे लेटते हैं तो बेड सोर्स होने की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मूवमेंट नहीं हो रही। हर 2 आवर्स में उस पेशेंट को पोजीशन चेंज का बोला जाता है, बुकिश है ये। इवन अब तो 1.5 घंटा हो गया है वो, लेकिन 2 आवर्स ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप खुद अपने उस पर रख के देखें कि आपका एक ऑर्गन है, आप उसको कांस्टेंट एक पोजीशन में रखें, आपका वो ऑर्गन एक पॉइंट के बाद उसमें दाने या कुछ तो निकलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। या तो वो रब ऐसे फ्रिक्शन बहुत प्रोड्यूस हो जाएगी, वो ड्राई हो जाएगा। अब पेशेंट है वो पूरा दिन ही बेड के साथ कांटेक्ट है। अब बेड में बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उसी वक्त वो वहीं पे अपना सब कुछ वहीं पे, खाना स्वेट आ रहा है, स्वेट भी आ रहा है, सब कुछ वहीं हो रहा है, तो स्वेटिंग से इन्फेक्शन बनता है और बेड सोर बन जाते हैं। और जब बेड सोर बन गया, समझ जाए पूरी स्किन खराब, फिर तो पेशेंट रिकवर नहीं हो सकता। मैंने बेड सोर्स के पेशेंट्स को कभी भी रिकवर होते हुए नहीं हो सकते, वो डेथ की तरफ ही जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी बड़ी सर्जरी भी नहीं थी, लेकिन क्योंकि पेशेंट खुद नेग्लिजेंस है उसकी और वो नहीं समझ पा रहा और उसको बेड सोर्स वंस हो गए, अब वो नहीं बचेगा। और बेड सोर्स जो है ना, वो कभी भी पेशेंट को रिकवर नहीं होने देंगे, क्योंकि एक जगह आपने सही कर दिया, दूसरी जगह आएगा, दूसरी जगह सही कर दिया और तीसरी जगह आएगा। तो इसके लिए बेड सोर से बचाने के लिए मूवमेंट, सर्जरी के बाद मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर्जरी के बाद, चाहे वो कोई भी ऑपरेशन हो। जी डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि आपके पास किस किस्म के ज़्यादा पेशेंट आते हैं, यानी स्ट्रेस एंजाइटी से रिलेटेड आते हैं, या आर्थराइटिस वाले पेशेंट होते हैं, या सियाटिका वाले होते हैं, या फिर फ्रोजन शोल्डर है, या जो सर्वाइकोजेनिक हेडेक है। तो आजकल के टाइम में आप क्या देखती हैं कि इस टाइप के पेशेंट मेरे पास ज़्यादा आ रहे हैं? आजकल ना स्पाज्म के पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। स्पाज्म के पेशेंट क्यों? क्योंकि आजकल वर्किंग वुमेन और मैन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। मतलब सिर्फ ये स्ट्रेस नहीं है कि मैं जॉब पे जा रहा हूँ, जॉब पे जाने का भी स्ट्रेस है, कि मेरे को पहुंचने का स्ट्रेस है। जैसे रास्ता खराब है, हमें जैसे होता है, ट्रैफिक है, हम जैसे फंस जाते हैं कभी कभी, ट्रैफिक है। अब उस ट्रैफिक में ना इंसान स्ट्रेस लेता है, स्ट्रेस कनेक्टेड है आपके सर्वाइकल से, स्ट्रेस वेन्स एक्टिवेट होती है। फिर आप पूरा दिन बैठ के लैपटॉप पे, जैसे आप हैं, आप डेंटिस्ट हैं, आपका पूरा झुक के काम करना है। स्पाज्म्स बहुत कॉमन है इस वक्त, मतलब अभी तो छोटे बच्चे को भी स्पाज्म हो रहा है, क्योंकि फोन, बेड पोस्चर। तो बेड पोस्चर ना आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, हम पोस्चर सही नहीं रखते ड्यू टू हमारे हाथ में एक गैजेट है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, लेकिन अब वो इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि वो अब हर जगह जाता है। उस वजह से हम अब वो यूज करते करते ना पता नहीं चलता कि पोस्चर हमारा कब खराब हो गया। पोस्चर खराब हो गया, आपके पूरे मसल्स खींचेंगे, उससे स्पाज्म हो जाता है, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस हो जाती हैं, फिर आपको होता है पेन। अगर आप उसको रिड्यूस छोड़ दिया, भाई पेन ही है, खाली मेडिसिन, आज मैंने डाइक्लो तो ये सबसे बड़ा मसला ये ना कि हम जो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं ना, कि पेन है तो पेन किलर ले लो, तो हम वो पेन को क्या करते हैं, वो रोकते जाते हैं, एक दिन वो इतना बड़ा पेन आ जाता है कि वो कंट्रोल नहीं होता। फिर अब सोचें, आपको सर्वाइकोजेनिक हेडेक हुआ था, अगर आप उसको अवॉइड कर देती, आज आपके हाथ ना बैठे बैठे ऐसा आपको लगेगा कि चूटियां चल रही है, नम हो गए हैं। अब आपको लगेगा भाई नम क्यों हो रहा है, उसके बाद आप बोलेंगे मेरे से
ये कॉटन क्यों, मैं ये तो उठा लेती हूँ रोज फोन तो मेरे हाथ में, मैंने सुन क्यों हो रहा है। उसके बाद आपको होगा कि आप कुछ उठाए, बाल्टी भी आप थोड़ी सी उठा नहीं पाएंगे, फिर आपको होगा मैं, फिर आप जाएंगी डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको बोलेगा आपको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी हो गया। आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, आप बार बार पूछेंगे क्यों नहीं ठीक हो रहा, क्योंकि आपने उसको छोड़ा था, बिगाड़ दिया। आप अब देखिए मेडिसिन का सिर्फ ये नहीं है कि आपका पेन रिड्यूस हो जाएगा, मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। साइड इफेक्ट्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपका किडनी, आपको पता नहीं है कि पेन किलर से आपका किडनी किस लेवल का डैमेज होता है। वो इतना डैमेज होता है, आजकल किडनी के पेशेंट्स पहले एक था, अब 7 तो हर बंदा ही किडनी का पेशेंट है। 7 है। आप किडनी सेंटर जाओ, हर आधे घंटे के बाद बच्चा डायलिसिस के लिए आ रहा है, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन। कुछ सर में दर्द है, बच्चे को ब्रूफिन पिला दिया, पेनाडोल खिला दिया, तो वो सेल्फ मेडिकेशन आपके, स्पेशली पेन किलर्स, आपकी किडनी पे बहुत बुरा असर करते हैं। मैं तो दांतों के पेशेंट को मना करती हूँ पेन किलर के लिए। किलर्स नहीं, मैं कहती हूँ जब तक कि इतना एक्सट्रीम पेन ना हो कि वो बर्दाश्त से बाहर हो जाए आपका पेन, देन गो फॉर पेन किलर। अदरवाइज कोशिश ये करें कि आप जो है ना उसको वैसे ही ओवरकम करने की कोशिश, नहीं हो रहा तो डॉक्टर को आके दिखाएं। डॉक्टर को आके ये जो आप करते हैं, दांत में दर्द हुआ, पेन किलर ले लिया, फॉर इंस्टेंट पेन थोड़ा सा रिलीव हो गया और आप बैठ गए आराम से, पता चला आपने कुछ और ही कर लिया। और मुझे ऐसा लगता है ना, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो ऑर्थोपेडिक हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, कार्डिक हैं, उनको भी ना अवॉइड करना चाहिए पेन किलर्स देना, उनको फिजियो के लिए ज्यादा भेजना चाहिए। हाँ, मेरे पास एक डॉक्टर की स्लिप आई, उस पर लिखा हुआ था इतने सिवियर पेन किलर जो आप कीमोथेरेप्यूटिक पेशेंट्स को देते हैं। उनको पेन क्या था, घुटनों में दर्द था। आप उसके लिए फिजियोथेरेपी, उन्होंने 1 साल तक उन्होंने उनको स्टेरॉइड की इंजेक्शन लगाई, और सिवियर पेन किलर जो कि आप कीमोथेरेप्यूटिक पेशेंट्स, आप समझिए वो किस लेवल का पेन होगा, उसमें आप दे रहे हो। उसमें क्या होता था, वो आंटी मतलब ये है कि वो अगर बैठी हुई है ना, उनको लग रहा होगा मैं सो रही हूँ, शी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, बात नहीं कर पा रही थी वो। उससे क्या होता है, उसमें सिर्फ ये होता है कि आपके ब्रेन के जो फंक्शंस है ना, जो पेन दे रहे हैं वो सुन हो जाते हैं, ब्रेन के फंक्शंस ही खत्म हो जाते हैं, उसको सिर्फ नींद आती है, नींद में आपको दर्द का पता नहीं चलता। तो इस लेवल की पेन किलर्स देना, आप इससे अच्छा, उन्होंने 1 साल की स्टेरॉइड्स, उसके बाद आपने फिजियोथेरेपी किया, इससे क्या हुआ, उनके सिर्फ इधर दर्द नहीं था, यहाँ पे भी खत्म हो चुका था। जी डॉक्टर साहब, अब हम चलेंगे ब्रेक के जाने पर, और अब आपका इसी टॉपिक को हम ब्रेक के बाद आगे बढ़ाएंगे। हम अपने टॉपिक को अब वहीं से आगे बढ़ाएंगे। जी डॉक्टर प्रीत, आप मुझे बता रही थी कि फिजियोथेरेपी की क्या इंपॉर्टेंस है। अब आप मुझे बताइएगा कि आर्थराइटिस के पेशेंट जो होते हैं, यूजुअली जो ओल्ड एज पेशेंट है आर्थराइटिस के, तो उनको कैसे ट्रीट किया जाता है? बिकॉज अब ये कहते हैं कि आर्थराइटिस वाले पेशेंट जितनी एक्सरसाइज करेंगे वो पेन किलर से दूर रहेंगे। लेकिन वही मसला है हमारे, तो पेन किलर्स ले लेते हैं। अब देखिए आर्थराइटिस में होता क्या है, आर्थराइटिस कॉमनली आजकल घुटनों में या नी में ज़्यादा होता है। आर्थराइटिस में क्या होता है कि जो आपके नीज के ऊपर जो कार्टिलेज है ना, वो एज के साथ साथ नॉर्मल है कि वो खत्म हो जाता है, बिल्कुल डीजनरेट हो जाता है। जी बिल्कुल। अब वो डीजनरेट उम्र से पहले भी हो जाता है कभी कभी। क्यों? क्योंकि रिपीटेटिव मूवमेंट्स है, वही पोस्चर रिलेटेड चीज़ है। हमारी माएँ कहती हैं हमें वॉक करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो सारा घर का काम करती हूँ। हाँ, सबसे ये होता है, मैं सारा घर का काम करती हूँ, मैं बर्तन तो धो रही हूँ, मैं सारा काम करती हूँ, मैं क्यों वॉक करूँ? तो ये होता है कि आप सही काम तो कर रही हैं, लेकिन आप काम ऐसा करिए कि वो रिपीटेटिव इंजरी हो रही है, कि भाई आपने अभी पोछा लगाया, आपने जाके कहीं पे आपका नी लगा है, तो बार बार रिपीटेटिव ट्रॉमा की वजह से वो कार्टिलेज डीजनरेट हो जाता है। अब जब कार्टिलेज डीजनरेट, उसका काम ये है कि आपकी नी को प्रोटेक्ट करे। आप समझिए आपका जो प्रोटेक्टर है वो ख़राब हो गया, तो आप पेन होना शुरू, अब उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन वही ख़त्म हो जाती है। अब आसपास के मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं। अब उस प्रोटेक्टिव कार्टिलेज को तो हम दोबारा नहीं बना सकते, चाहे आप सर्जरी क्यों ना करवा लें, क्योंकि वो अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ है, वो ठीक नहीं हो सकती। अब उसको मैनेज करने के लिए आपके जो अपर और लोअर मसल्स हैं, हमने उनको पावर देनी है ताकि वो और मज़ीद उसको टीयर ना करे। वो पावर देने के लिए एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी है, और रिपीटेटिव एक्सरसाइजेज जैसे आइजोमेट्रिक्स है, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज ज़्यादा करनी है, आपकी बॉडी की लोड मैनेजमेंट करनी है कि आपकी बॉडी इक्वली लोड मैनेज करे, सिर्फ यहाँ ना दे यहाँ ना दे, पूरी बॉडी लोड मैनेजमेंट करे ताकि प्रेशर ना जनरेट हो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि एज के साथ साथ वेट बढ़ जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, फिर हील अप होना मुश्किल हो जाता है, तो आपने वॉक करना है, अपना वेट मैनेजमेंट, इसका मतलब है पूरी बॉडी मैनेज करके चलना होता है।
तो इसलिए आपको आइसोमेट्रिक्स, स्ट्रेंथनिंग, रिपीटेटिव लोडिंग अनलोडिंग करना होता है और रिपीटेटिव स्ट्रेस से अपने आप को बचाना होता है कि आपके जो नीज हैं वो बार बार जो है ना किसी इंजरी पे ना जाए। इसलिए आपको फिजियोथेरेपी कराना बहुत ज़रूरी होता है और आपको स्टिमुलेशंस भी उसमें ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारे मसल्स जो है ना भूल जाते हैं काम करना, क्योंकि पूरा लोड आपने एक तरफ ही डाल दिया, दूसरी तरफ आपने डाला ही नहीं, तो वो वीक पड़ जाते हैं। तो उनको स्टिमुलेशंस, उनको एक्सरसाइजेस से उसको स्ट्रेंथन करते हैं, जिससे आपके और ख़राब नहीं होती वो चीज़। और सबसे इम्पोर्टेंट है फिर आपकी अपर बॉडी या लोअर बॉडी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, फिर वो नी ही इन्वॉल्व होता है, ऊपर नीचे नहीं जाता, वो ख़राब नहीं होती बॉडी आपकी, इसलिए करवाते हैं फिजियोथेरेपी। जी डॉक्टर साहब, मुझे बताइए स्पोर्ट्स इंजरीज क्या होती हैं और जो हमारे प्लेयर्स हैं उनके लिए एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है? स्पोर्ट्स इंजरीज बहुत ज़्यादा कॉमन है। जैसे कोई क्रिकेट है, अचानक से हम देखते हैं स्प्रेन हो गया, अब उस वक्त के लिए तो हम लोग मैनेजमेंट कर लेते हैं। स्पोर्ट्स इंजरीज रिपीटेटिव स्ट्रेस, रिपीटेटिव मूवमेंट से बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि स्पोर्ट्स के दौरान आपको पता नहीं होता कि आप किस डायरेक्शन में कैसे मूव करोगे। उनको जितना भी आप समझा दो कि भाई रिपीटेटिव मूवमेंट्स नहीं करनी, स्पोर्ट्स के आपको बचाना है गोल, आप कैसे बचाओगे? जब तक आप सोचते रहोगे आपका गोल ही निकल जाएगा। तो जैसे उसमें हमारे पास सबसे कॉमन है एंकल स्प्रेन, ज़्यादा होता है, एंकल स्प्रेन ज़्यादा होते हैं, उसके बाद फ्रैक्चर्स होते हैं, फिर एसीएल टीयर्स, हमारे नीज में कुछ लिगामेंट्स होते हैं, वो बने हुए ही ऐसे होते हैं कि वो नी को प्रोटेक्ट करें, लेकिन हम लोग गलत ट्विस्टेड मूवमेंट करते हैं और एसीएल टीयर हो जाता है। फिर उसकी लॉन्ग रिहेबिलिटेशन होती है, उसके बाद प्लेयर्स दोबारा ग्राउंड में जाके खेलते भी हैं, और बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स में। और स्पोर्ट्स की ना प्रॉपर वार्म अप्स और एक्सरसाइजेस भी होती है, सिर्फ ये नहीं कि इंजरी हो गई तब फिजियोथेरेपी, उनकी प्रोलॉन्ग फिजियोथेरेपी कंटिन्यूस चलते रहती है कि उनकी प्रॉपर वार्म अप्स हों, प्रॉपर उनका एक्सरसाइजेज हो, प्रॉपर उनका कूल डाउन भी हो, कि वार्म अप नहीं कि अचानक से आपको कोई बोले नॉर्मल इंसान को भी कि आज आपने ये एक्सरसाइज करनी है, अगर उसका प्रॉपर वार्म अप नहीं है ना, वो घर जाके बोलेगा मैं थक गया हूँ। तो उनका पूरा एक प्लान बना हुआ होता है स्पोर्ट्स के लिए, और स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फिजियोथेरेपी लो, चाहे आप उस वक्त खेल रहे हो या नहीं खेल रहे हो, अपने आप को मैनेज करने के लिए भी। अच्छा, मुझे बताइएगा ये स्पोर्ट्स की बात तो हो गई, जो जिम इंजरीज होती हैं, क्योंकि जिम में हम वेट उठाते हैं, कभी कभी हमारे जो जिमर्स हैं वो अपने वेट से भी ज़्यादा वेट उठा रहे होते हैं, ठीक है, और उनको पोस्चर का इतना आइडिया नहीं। कुछ अब तो अच्छे जिम्स ऐसे हैं, मैं भी जहाँ जाती रही हूँ, अच्छे जिम्स ऐसे हैं कि जहाँ पे जो ट्रेनर्स होते हैं वो इतने वेल ट्रेंड हैं कि उनको पता होता है किस पोस्चर पे जाके आपको वेट उठाना है, किस पोस्चर पे आपको नहीं उठाना, या हर एक्सरसाइज हर किसी के लिए नहीं है। ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज ये कर सकता है और ये नहीं कर सकता। तो इनिशियली जब आप जाते हैं तो वो आपकी हिस्ट्री लेते हैं कि भाई आपको कोई बैक का प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई आपको शोल्डर इशू तो नहीं है, तो उसके हिसाब से आपका प्लान किया जाता है। बट जो हमारे ये छोटे मोटे जिम्स हैं, ठीक है, जहाँ पर ये होता है कि एरोबिक्स हो रही है तो वो 45 इयर्स की आंटी जो होंगी वो भी एरोबिक्स कर रही हैं, और 50 इयर्स और 60 इयर्स में भी एरोबिक्स कर रही हैं, और जो है वो वही एरोबिक्स जो है वो 18 साल की बच्ची भी कर रही है। और ऐसे ही लड़कों को भी अगर देखा जाए, मेल्स में भी देखा जाए, तो जो 18 साल का लड़का एक्सरसाइज कर रहा है वही 60 इयर्स का बंदा भी एक्सरसाइज कर रहा है। तो कितना डिफरेंस है आपकी एज रिलेटेड एक्सरसाइजेस का और जिम इंजरीज के बारे में आप मुझे बताएं। आजकल ना सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड है कि वो दिखाते हैं मसल्स, तो हमारे जो बच्चे हैं जो अभी टीन एज में हैं, टीन एज में हार्मोनल उस फ्लक्चुएशंस होती हैं, तो वो देखते हैं कि उनके इतने अच्छे मसल्स हैं तो हमें भी बनाने हैं। तो अब इतनी भारी जिम्स में जाना जो कॉस्टली भी होते हैं, तो आसपास के जिम देखते हैं। आसपास के जिम में कोई ट्रेंड प्रोफेशनल्स नहीं होते, तो वो जाते हैं और वहाँ पे जाके उठा लेते हैं वेट विदाउट वार्म अप। वार्म अप बहुत ज़रूरी है किसी भी एक्सरसाइज करने के लिए। फिर उनका कोई वियर एंड टीयर हो जाता है, फिर वो कहते हैं बहुत पेन है, बहुत पेन है। सबसे ज्यादा कॉमन होता है रोटेटर कफ इंजरी, क्योंकि बाइसेप बनाने हैं सबको। अच्छा, क्योंकि बाइसेप बनाने हैं, बाइसेप होने चाहिए सबके। हाँ। सब कहते हैं बाइसेप होने चाहिए हमारे, पहले ही होने चाहिए, बाकी कुछ हो ना हो बाइसेप। अब बाइसेप उठाने के लिए वो कहते हैं कर्ल्स उठाते हैं। वो मैंने ना 8 kg उठाया। हाउ कैन, आप 18 साल के हो, 8 kg आपने कैसे उठा लिया? 1 kg इज इनफ, 2 kg इज इनफ फॉर यू। 8 kg उठाया, वो रोटेटर का वहां से टीयर। मेरे जिम में 100 kg उठा रहे होते हैं लोग। फिर पेन होता है, उसका भी 100 kg उठाने का एक प्रोसेस होता है। डायरेक्ट आप, मैं तो 3 दिन गया, चौथे दिन मैंने उठा लिया 8 kg। उसके बाद आप बेड पे चले गए। उनका ये होता है कि माचो मैन जो होता है ना, वो भारी डंबल उठाता है। हालांकि भारी डंबल उठाना नहीं है, प्रॉपर एक्सरसाइज करने से आपके बाइसेप बनते हैं। तो उठाने रोटेटर कफ इंजरी, आप पेन हो रहा है। कल मेरे पास एक पेशेंट है, मुझे ना फ्रोजन शोल्डर हो गया। आप 18 साल का बच्चा, आपको फ्रोजन शोल्डर हुआ कैसे? मेरा हाथ नहीं उठ रहा, बहुत पेन है। आप
उसने क्या किया, वो जिम जाता था, मैंने बस उसमें 8 kg, सब तो उठाते हैं, मेरा दोस्त उठा रहा है 8 kg, तो मैंने भी कर लिया, मैंने भी उठा दिया। उनका रोटेटर कफ टीयर हो गया। अब वो टीयर हो गया, समझें कि उसकी अब सर्जरी ही होगी, ग्रेड 5 टीयर है वो। तो ये एक अब आप प्रॉपर जिम्स में आज एक अवेयरनेस है, आप जिम किसी भी जाते हो, आप उनसे सिर्फ ये पूछें कि आपके पास जो ट्रेनर है उसकी एक्सपीरियंस कितनी है, एजुकेशन भी तो है, अब तो कोर्सेज हो रहे हैं उसने बकायदा, कितना पढ़ा है, आपके जिम में फिजियोथेरेपिस्ट है। क्यों? क्योंकि जिम में फिजियोथेरेपिस्ट होना बहुत लाजमी है, क्योंकि बिल्कुल। जिम ट्रेनर को भी मसल्स, प्रॉपर मसल्स का, उनकी इनर्वेशंस का, उनके पोस्चर्स का पता नहीं ये होता। तो हेल्थ कमीशन को भी चाहिए वैसे, बहुत। ऑनेस्टली स्पीकिंग हेल्थ कमीशन को भी चाहिए कि वो एक मैंडेटरी कर दें कि Yes. फिजियोथेरेपिस्ट आप जब तक जिम नहीं खोलेंगे, जब तक आपके पास कोई ट्रेन फिजियोथेरेपिस्ट ना हो ऑन कॉल, भले वो हफ्ते में एक दिन आए, बट ये है कि वो आपके सारे क्लाइंट्स को चेक करे, उनके इश्यूज को चेक करे, उनको सही गाइडलाइंस दें, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। आप कोई भी जिम ट्रेनर, फिटनेस ट्रेनर के भी 6 मंथ्स कोर्स होता है। बिल्कुल। 6 मंथ्स में वो क्या क्या सिखाएंगे, क्योंकि हर चीज, हर ऑर्गन का, हर मसल का, हर बॉडी के अलाइनमेंट का डिफरेंट पोस्चर है। जैसे मैं अभी बैठी हूँ तो मेरा पोस्चर ये कि मैं अलाइंड होके बैठूं, खड़ी रहूंगी तो मैं ऐसे थोड़ी ना खड़ी रहूंगी, खड़े रहने का भी, अब मैं झुकूंगी तो ऐसे थोड़ी ना झुकूंगी कि मैं, मेरे गर्दन सीधी होगी और मैं झुक कैसे चीज उठाऊंगी मैं नीचे से। तो एक पोस्चर होता है, वो 6 मंथ्स में इतना नहीं सिखाते। फिजियोथेरेपिस्ट और जिम ट्रेनर मिल के अगर एक एक्सरसाइज प्लान किसी बच्चे के लिए, बड़े के लिए, एजिड के लिए बनाएगा, तो फिर वो जाके एक अच्छा इफेक्ट करेगा, हेल्दी बॉडी बनेगी उसकी। वरना उसके बाइसेप होंगे लेकिन बाकी बॉडी उसकी होगी नहीं, खाली बाइसेप लेके उन्होंने क्या करना है। सही है ना। और आजकल बहुत फ्लुएंट करना होता है ना, जरा इंस्टाग्राम पे इधर उधर लड़कियां देख रही होती हैं, हाँ, है ना? तो वो ये भी होता है कि अब important है। आजकल ये हो गया कि हर औरत कहती है ना, मैं तो योगा क्लास में गई थी। अब बराबर वाली लड़की, फैशन बन गया ये। बराबर वाली औरत ने क्या किया, यूट्यूब से योगा सीख लिया है, उन्होंने 10 औरतें जमा की हैं और वो योगा कर रही हैं। आप यकीन माने, मैंने ऐसी ट्रेनर्स देखी हैं जो खुद जिनकी बॉडी टोन नहीं होती, लेकिन वो ट्रेनिंग करा रही है। अब योगा जो है ना, योगा एक बहुत अच्छा, मतलब हमारे जो हिंदू जो होते हैं ना, उनमें योगा को एक इबादत का वो दिया हुआ है। ठीक है, योगा आपकी बॉडी को इतना इतना सुकून देता है अगर वो सही तरीके से हो। लेकिन YouTube से देखा हुआ योगा, वो एरोबिक्स 75 मिनट्स का एरोबिक्स होता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में कोई एक्सरसाइज करना। 75 मिनट्स आपका ऑक्सीजन कैसे मेंटेन रहेगा आपकी बॉडी का, 75 मिनट्स आप एक्सरसाइज कर रहे हो, और एरोबिक्स कहते हो उसको एरोबिक्स नहीं, उसको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कहते हैं, एनएरोबिक ट्रेनिंग कहते हैं। अब एरोबिक्स होती है, लेकिन एरोबिक्स भी तो सबकी एज वाइज है ना, एज वाइज। अब एज बढ़ती है, एरोबिक्स का टाइम कम होता है। ऑस्टियोपोरोसिस का पेशेंट अगर एरोबिक्स कर ले तो बिल्कुल खराब है, प्रॉपर नहीं है वो। एरोबिक्स में उसको सिर्फ साइकिलिंग करनी है। अब मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं तो एरोबिक, मैं वो साइकिल कर रही है, साइकिल करते हुए मुझे बोल रही है मैं ना जाती हूँ एरोबिक्स करती हूँ, तो आप साइकिल करते हुए भी वो एरोबिक ही है। क्योंकि आप ऑक्सीजन की मौजूदगी में आप कोई भी एक्सरसाइज करो उसको एरोबिक कहते हैं। ये आप वॉकिंग भी कर रहे हैं आजकल तो एरोबिक्स को एक वो बनाया हुआ है कि भाई योगा मैंने यूट्यूब से सीख लिया, 7 औरतों को जमा किया, पैसे ले लिए और योगा करा दिया। नहीं, वो म्यूजिक लगाया, म्यूजिक लगाया, उसके बाद जो है ना सब एक ही शिफ्ट में खड़े हो गए सारे, चाहे वो 18 साल है, चाहे वो 60 साल है, और सबको उछल कूद करा रहे हैं, चाहे उनकी हड्डियां टूट जाए। अब उनके सिर्फ 18 साल का भी बच्चा होता है ना, उसकी भी मसल्स उस लेवल के नहीं होते कि आप उसको उछल कूद करा कहते, अब तुम्हारी इस उम्र में तुम्हें कमर में दर्द है। ये उम्र का मसला नहीं होता, ये काम का मसला होता है कि क्या काम करती है वो या करता है। तो एरोबिक्स ना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आप अपनी जिम में, अपनी योगा क्लास में उन इंसानों के पास जाए जिनके पास प्रॉपर डिग्री हो, प्रॉपर एजुकेशन हो, ताकि आपकी बॉडी जो डेवलप हो हेल्दी हो। यकीन माने, मैंने योगा मैं करती रही हूँ काफ़ी टाइम। मैंने योगा क्लासेस में वो इतने तरीके से योगा होता है, जो लोग ट्रेंड योगा मास्टर्स हैं वो इतना तरीके से कराते हैं कि मैंने शियाटिका के पेशेंट को सही होते हुए देखा है योगा से, मैंने स्ट्रेस के पेशेंट, एंजाइटी के पेशेंट को सही, मैंने फ्रोजन शोल्डर्स के पेशेंट को सही होते। हमारी योगा, मैं जहाँ जाती थी योगा क्लास में, 60 इयर्स की एक लेडी आती थी और वो क्या योगा करती थी और कितनी वो फ्लेक्सिबल थी, बिकॉज वो ना ग्रेजुअली आपको ऊपर लेके आते हैं। एकदम से ये नहीं कि आपको लेवल 4 लेवल 5 पे ले जाएं, लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं और बहुत ही ग्राउंड लेवल से आपको स्टार्ट करके और ऊपर तक लेके आ रहे होते हैं। तो उसका एक वे भी तो इम्पोर्टेंट है ना कि आप क्या चीज फॉलो करें। हमारी क्लासेस में कुछ लोग सीख लेते थे उनसे योगा और फिर अपने मोहल्ले में और 4-5 लेडीज जमा करी, किटी पार्टी करी और उनको योगा करा दिया। हमने योगा किया था। योगा
इट्स नॉट कि मजाक है, आपने कर लिया, गेम नहीं है वो एक आपकी बॉडी, आपके रिपीटेटिव इंजरीज की रीजन भी फिर योगा बन जाता है। मेरी एक पेशेंट है, शी इज फाइब्रोमाइल्जिक पेशेंट, मतलब उनको फाइब्रोमाइल्जिक पेशेंट वो होते हैं जिनको पेन नहीं होता, लेकिन ड्यू टू स्ट्रेस कोई ऐसी चीज़ें हो जाती है, ज़्यादातर औरतों में, खवातीन में होती है, उनको हर पॉइंट पे पेन होता है। अच्छा। मैंने उनकी फिजियो की पूरा 4 महीने की, मेरी फर्स्ट पेशेंट वो थी। अच्छा, ऐसे पेशेंट होते हैं, लोग तो मजाक उड़ाते हैं कि इनको तो हर जगह दर्द होता है। जी डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा किड्स जो पीडियाट्रिक पेशेंट्स हैं या किड्स पेशेंट हैं, उनकी रिहैबिलिटेशन कैसे होती है? और दूसरी चीज़ मेरी ये है जो मैं जानना चाहती हूँ कि जो हमारे स्पेशल चाइल्ड्स हैं या जो डिसेबल पेशेंट्स हैं, ठीक है, या बचपन से जो डिसेबिलिटी के शिकार हैं, उनको कैसे फिजियोथेरेपी से ट्रेन किया जाता है? क्योंकि मैंने कुछ ऐसे सेंटर्स देखे हैं, मैंने पर्सनली विजिट भी किया है वहाँ पे कुछ मेडिकल कैंप्स में, कि मैंने वहाँ देखा कि वहाँ कंटिन्यू फिजियोथेरेपी होती रहती है और वो बच्चे जो बिल्कुल उठ नहीं पा रहे होते, सही है, वो वहाँ पे सिंगिंग भी कर रहे हैं, डांसिंग भी कर रहे हैं, पेंटिंग भी कर रहे हैं, वहाँ पे वो सब कुछ कर रहे हैं। कैसे ये सब पॉसिबल है? देखिए, जो पीडियाट्रिक रिहेबिलिटेशन है ना, वो एक वास्ट फील्ड है। सबसे बड़ी फील्ड एक न्यूरोलॉजिकल, एक पीडियाट्रिक है। पीडियाट्रिक का जो बच्चा होता है ना, वो माँ के पेट से ही कोई ऐसी इंजरी हो गई, बिल्कुल जैसे कजिन मैरिज है, आपकी कंडीशंस मल्टीपल म्यूटेशंस के थ्रू उनकी माँ के पेट से ही वो डिफरेंटली एबल्ड हैं, ही कैन नॉट मूव। अब उनके मसल इतने टाइट है कि वो कैसे मूव करेगा वो बच्चा, तो उसकी एक प्लान्ड प्रोटोकॉल के साथ उनकी थेरेपीज होती है, उनके स्ट्रेचेस। अगर उनके भी टाइप्स हैं, अगर वो स्पास्टिक है कि उसके मसल्स बहुत टाइट है, तो उसके लिए फिजियोथेरेपी स्ट्रेचेस में होती है। किसी के ये होते हैं कि बिल्कुल ही फ्लॉपी है वो, तो उसकी अप्रोक्सीमेशंस या स्ट्रेंथनिंग होती है, जिससे वो बच्चे बैठने से लेकर वो चलना सीखते हैं। और ये जो बच्चे होते हैं ना, इनकी जो ब्रेन मूवमेंट या ब्रेन की जो रिस्पॉन्स होता है वो डिलेड होता है, और ये पता भी इस टाइम पे चलता है कि अब 2 साल का हो गया, मेरा बेटा बैठ ही नहीं पा रहा। हाँ बिल्कुल, बैठ नहीं, तब उनको पता चलता है कि हमारा बच्चा चल नहीं पा रहा। फिर उनकी फिजियो होती है, और वो बहुत प्रोलॉन्ग फिजियो होती है, और फिजियो से वो लोग चलते हैं। फिर हम उनको, अगर कोई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत एज हो गई, जैसे 12 साल हो गया, फिर पता चला, फिर हम उनको ऑर्थोसिस देते हैं जिसकी वजह से वो चल सकते हैं, तो उनकी फिजियोथेरेपी करवाना बहुत लाजमी है। लेकिन पेशेंट्स का ये होता है, अल्लाह इनकी कब तक फिजियो होती रहेगी, मेरा बच्चा तो चल नहीं पाता। उनकी 2.5 साल भी हो सकती है, किसी की 3 साल भी चलती है, लेकिन प्रोग्रेसिव के साथ। हाँ डॉक्टर साहब, मैंने कुछ पेशेंट्स को, बच्चों को देखा है जो जब खड़ा होना स्टार्ट करते हैं तो वो बैलेंस खड़े नहीं होते हैं, वो इम्बैलेंस खड़े हो रहे होते हैं, तो उसके लिए क्या करा जाए? उसके लिए बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस। उनका बैलेंस ये है कि उनका मतलब है उनके मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि बैलेंस करने के लिए आपको स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है। उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है, उनकी बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे हमारे पास वोबल बोर्ड होता है, हम उनको स्टैंडिंग करवाते हैं, ट्रेडमिल वॉकिंग करवाते हैं, सपोर्ट के साथ उनकी वॉकिंग करवाते हैं, जिससे उनका बैलेंस आ जाता है और वो चलना स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उन बच्चों को बीमार बोलना, ये बोलना कि ये बच्चा जो है अल्लाह ताला की जो है मेरे पे अजाब है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना बच्चों के लिए, इससे आपका बच्चा कभी सही नहीं हो सकता। ये आजकल तो ये बहुत कॉमन हो गया है। मैंने देखा अक्सर जो हमारे स्पेशल बच्चे होते हैं वो इस फिजियोथेरेपी या कांस्टेंट ट्रीटमेंट की वजह से इतने इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपने डेली रूटीन के काम जो है वो खुद कर सकते हैं। आप एक यूट्यूबर को जानते हो जिसका नाम तला है? तला एक बल्दिया टाउन का बहुत अच्छा यूट्यूबर है। ही वॉज इन बल्दिया टाउन, IHRI में वो फिजियो करवाता था डॉक्टर हबीबुर रहमान से, हमारे ही सेंटर में, जब मैं वहाँ पे हाउस जॉब करी थी। उसके हाथ, वो थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट है, लेकिन वो अपने हाथ से कब भी नहीं उठा पाता था। आज वो बहुत बड़ा यूट्यूबर है, आप सर्च करें आपको पता चलेगा। वो फिजियो के बाद उसकी इतनी प्रोग्रेस, क्योंकि वो पीछे भी था, मतलब एक तो थैलेसीमिया मेजर है, ऊपर से वो वर्क नहीं कर पा रहा, तो वो पूरा ही एक साइकोलॉजिकल भी उसके साथ ये कंडीशन थी। उसके बाद आज वो इस लेवल पे आ गया फिजियो के बाद कि वो इतना बड़ा यूट्यूबर है, और वो जिस लेवल का काम कर रहा है वो बच्चा, वो अनदर लेवल है। तो ये फिजियोथेरेपी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि फिजियोथेरेपी के बाद बच्चे उसी लेवल पे आ जाते हैं जिस लेवल पे आप चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ आपकी सपोर्ट चाहिए उनको। मेरा बच्चा बीमार है, पता नहीं क्या होगा, अपनी हिम्मत हारेंगे तो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, आपको सिर्फ फिजियोथेरेपी आधे घंटे का होता है, 24 घंटे बच्चा आपके पास है, आप उसको ट्रेन करेंगे, आप भी उसी फिजियोथेरेपिस्ट के साथ मिलके अपने बच्चे की फिजियोथेरेपी खुद भी करें, अपने फिजियोथेरेपी एक प्लान बनाए, दोनों एक टीम बन के काम करें, तो आपका बच्चा बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहें तो बिल्कुल, जैसे मैं लोगों को कहती हूँ, वो कहते हैं ब्रशिंग कैसे कराएं, मैं कहती हूँ जब आप खुद करेंगे
बच्चों के सामने, तो बच्चे आपको देख के सीखेंगे और वो भी करने लग जाएंगे। हमने तो 6 महीने साल के बच्चे को ब्रश करते हुए देखा है, देखा जाए तो। आपको मतलब हर किस्म का बच्चा, चाहे वो डिफरेंटली एबल्ड है या नहीं है, आप अपने बच्चे को हर लेवल पे सपोर्ट करें, क्योंकि आपका पेरेंट बनने की चॉइस आपकी थी, बच्चे की नहीं थी। अब अगर वो बच्चा ऐसा है या खुदा न खास्ता उसके साथ कुछ हो गया है, तो आपका सपोर्ट उसको इस लेवल पे पहुंचाएगा। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, आपका नॉर्मल बच्चा भी वही कुछ नहीं कर पाए। मैंने तो नॉर्मल आपको बता रही हूँ ना, नॉर्मल बच्चों को भी अगर सही तरीके से उनको ट्रेन ना किया जाए, जैसे 6ठे महीने में थोड़ा बहुत चलना सिखा दें आप, सही है, 8वें महीने में खड़ा करना सिखा दें, 12वें महीने में थोड़ा सा वॉक करना सिखाएं। कुछ पेरेंट्स में देखा वो सिखाते ही नहीं है, उनके बच्चे 1.5 साल तक खड़े नहीं हो पाते। उनको बोलते बाहर नहीं छोड़ते, मिट्टी लग जाएगी, जर्म्स, उसका इम्यून सिस्टम कैसे डेवलप होगा अगर उसको जर्म्स ही नहीं लगेंगे? तो इम्यून सिस्टम डेवलप ही ऐसे होता है कि ये बैक्टीरिया आया, इसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम लड़ा और उसके बाद हमारी एक इम्यूनिटी बन गई कि इस चीज़ से हम इम्यून हो गए। तो इम्यूनिटी कैसे? अब उनको थोड़ा सा बुखार हुआ, पहुंच गए, बुखार हो रहा है, खेलने गया, बुखार हो गया, खेलेगा नहीं, बच्चों के साथ मिलेगा नहीं, बात करना सीखेगा नहीं, तो वो चल ही नहीं पाएगा। और उसको बार बार गोद में उठाना, नहीं गिर जाएगा, लगेगी, गिरने से बच्चा चलना सीखता है। अच्छा, फिर उसकी साइकोलॉजी में भी तो हम ये बात डाल रहे हैं कि गिर जाएगा, गिर जाएगा, गिर जाएगा। और बच्चों, ऐसे बच्चे ना फिर बच्चों के साथ घुल मिल नहीं सकते, वो अपने जैसे जो बच्चे होते हैं ना, वो फिर अपने में ही रहते हैं, फिर वो हर वक्त आप अपनी माँ को या बाप को ढूंढते रहते हैं, ठीक है ना? तो इस तरीके से बच्चे आपके कभी भी नहीं होंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप अपने बच्चे को किस लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं। डॉक्टर साहबा, मुझे एक बात बताइएगा, बिल्कुल मैं आखिरी आपसे क्वेश्चन ये कर रही हूँ कि प्रोफेशनल जो लोग हैं उनके लिए आप क्या केयर एडवाइस करती हैं, और ये हमारा क्लोजिंग मैसेज भी होगा। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारे पास डॉक्टर सना है, खुद डेंटिस्ट है, तो पहले डेंटिस्ट से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब आप लोगों का काम होता है कि आप लोग कुछ कर रहे हो तो आपका पूरा काम होता है कि आपकी बैक भी और आपकी सर्वाइकल भी पूरी झुक जाती है। तो उसके लिए आप एक काम करें, या तो अपना ब्रेस ले लें, जो कि बैक ब्रेस होता है, पूरा आपको एक पोस्चर में उसको हेल्प करता है। दूसरी बात ये कि रिपीटेटिव ब्रेक्स लें, ठीक है? रिपीटेटिव ब्रेक्स ये है कि भाई आप झुक रहे हो, ठीक है, तो कर रहे हो, तो कुछ कर रहे हो, तो आप रिपीटेटिव ब्रेक्स ले, थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, स्ट्रेट हो जाएं। और जब आप कर रहे हो तो कोशिश करो कि आपकी सर्वाइकल जो है ना इस पोस्चर में हो कि आपकी बैक एटलीस्ट स्ट्रेट हो। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।